स्टूडेंट आप सभी का बीविंग यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 10 हिंदी के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, यूनिट 1 में आपको हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास पढ़ना है, इसके तत्व पढ़ने, भेद पढ़ने और साथ ही साथ इसकी विशेषताएं पढ़नी है। ये 1 क्रेडिट का होता है। यूनिट 2 में आपको प्रेमचंद निर्मला पढ़ना है। यूनिट 3 में यशपाल दिव्या के बारे में पढ़ना है और यूनिट 4 में मनु भंडारी आपका बंटी ये पढ़ना पड़ेगा। टोटल 4 जो यूनिट है, इससे मिलके आपका जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी ने बेसिकली बनाया। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को चलिए हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है। तो प्रेमचंद का याद रखिए निर्मला पढ़ना है, यशपाल जी का दिव्या पढ़ना है और मनु भंडारी जी का आपका बंटी, और साथ ही साथ यूनिट 1 में हिंदी उपन्यास का उद्भव, विकास, तत्व, भेद एवं विशेषताएं जो भी है आपका टोटल 4 यूनिट से जो भी क्वेश्चन बनेगा, आइए उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी उपन्यास के उद्भव और इसके विकास पर सफलतापूर्वक प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए पेपर में आएगा, ठीक है। तो हिंदी उपन्यास का उद्भव जो है वो हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। उपन्यास एक ऐसी विशील गतिविधि है जिसमें जो मानव है हमारे पास है, वो अपने जीवन, समाज, अपनी भावनाएं तथा यथार्थ का एक विस्तृत जो चित्रण है वो प्रस्तुत करते हैं। हिंदी उपन्यास का विकास 19वीं शताब्दी में बेसिकली जो पाश्चात्य साहित्य था हमारे पास, उसके प्रभाव और जो मुद्रण कला मतलब बेसिकली जो प्रिंटिंग आर्ट हमारे पास है, इसके विकास तथा सामाजिक जागरण के साथ इसका विकास हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार ने बेसिकली क्या किया, हमारे जो भारतीय लेखक थे उनको यूरोपीय उपन्यासों से बेसिकली क्या कराया, परिचित कराया, जिससे हमारा हिंदी इतिहास जो है, हमारा हिंदी है, इसमें भी एक नई विधा जो है इसका जन्म हमारे पास हो गया है, ठीक है। हिंदी का प्रथम जो उपन्यास है वो सामान्यतः परीक्षा जो है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है, जिसके जो लेखक है वो है लाला श्रीनिवास दास थे। यह उपन्यास जो है 1882 में प्रकाशित हुई और इसमें जो तत्कालीन समाज है उस समय का कमजोरी और जो अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव था उसको यहाँ पर चित्रण किया गया था। इसके बाद देवकीनंद जो खन्नी थे उन्होंने चंद्रकांता जैसी तिलस्मी और एरागारी उपन्यास लिखकर जो हिंदी साहित्य है उसको और लोकप्रिय बनाया। इन उपन्यासों ने क्या किया, पाठकों में एक अत्यधिक जो रुचि है वो उत्पन्न करने का कार्य किया। फिर 20वीं शताब्दी में हिंदी जो हमारा उपन्यास है उसको वास्तविक विकास हुआ। इस काल में प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ को अपने अन्य उपन्यास है उनका आधार बनाया। गोदान, निर्मला और सेवा सदन जैसे कई उपन्यासों ने किसान जीवन, स्त्री समस्या, दहेज प्रथा तथा सामाजिक जो विषमता है उसका एक मार्मिक चित्रण यहाँ मिलता है। प्रेमचंद के कारण जो हिंदी हमारे पास उपन्यास है उसमें आदर्शवाद से निकलकर यथार्थवाद की ओर यह अग्रसर हुआ। प्रेमचंद उत्तर युग में कहा जाए तो मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, प्रगतिवाद और साथ ही साथ आंचलिक जो संन्यास है हमारे उपन्यास है उनका विकास हुआ। यशपाल हो गए, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, मनु भंडारी जैसे कई लेखों ने आधुनिक जीवन की जो जटिलताएं, साथ ही साथ नारी चेतना और जो व्यक्तिगत संघर्ष है उसको उन्होंने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत करने का कार्य किया। इस प्रकार हिंदी जो उपन्यास है वो निरंतर क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है और आज का जो सामाजिक यथार्थ और मानव जीवन में ये इसकी सशक्त अभिव्यक्ति का ये माध्यम बन के आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था हिंदी जो उपन्यास है उसका उद्भव के बारे में, ठीक है। तो अगला सवाल है, हिंदी उपन्यास के जो तत्व हैं और इसकी जो विशेषताएं हैं इसका वर्णन करने बोला गया। तो आइए चलिए क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको सबसे पहले। तो आंसर में लिखिएगा, हिंदी उपन्यास के तत्व एवं विशेषताओं का वर्णन, ठीक है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट होगा, माफ करिएगा। उपन्यास जो है वो आधुनिक गद्य साहित्य जो हमारा उसकी एक अत्यंत ही लोकप्रिय जो विधा है उनमें से एक होता है। इसमें हम मानव जीवन, समाज, भावनाएं तथा घटनाओं को क्या करते हैं, विस्तृत और यथार्थ जो चित्रण है वो इसमें किया जाता है। उपन्यास शब्द का अर्थ होता है मनुष्य के जीवन के निकट जो रखा गया चित्र है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम लोग उपन्यास कहते हैं, मतलब मनुष्य के जीवन के समय जो भी चित्र रखा गया उसे उपन्यास कहा जाएगा। हिंदी उपन्यास में जीवन की जो विविध समस्याएं जिनमें संघर्ष है, अनुभव है, इन सभी को एक कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी उपन्यास की जो सफलता होती है उसमें जो तत्व है और साथ ही साथ उसमें जो विशेषताएं हैं उस पर ये निर्भर करने का कार्य करती है। देखिए, उपन्यास का सबसे प्रमुख तत्व जो होता है वो कथानक होता है। कथानक क्या करता है, घटना को ऐसे मतलब लिखा जाता है, ऐसे क्रम में दर्शाया जाता है जो पाठक की जो अभिरुचि है, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको अभिरुचि को बनाए रखता है। अच्छा कथानक जो स्वाभाविक, रोचक तथा जीवन से जुड़ा हुआ होता है हमारे पास है। दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है, इसमें महत्वपूर्ण तत्व है वो हमारे पास पात्र है, मतलब कैरेक्टर्स है, और उसका जो कैरेक्टर चित्रण है, मतलब जो कैरेक्टर स्केच है वो है हमारे पास है। उपन्यास के पात्र क्या करते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं और जो लोग लेखक जो है पात्रों के माध्यम से ही समाज, मनोविज्ञान और जो मानवीय भावना है उनको व्यक्त करता है हमारे पास है। प्रेमचंद के उपन्यासों में जो सामान्य जनजीवन है इसके पात्रों का हमारे पास एक अत्यंत यथार्थपूर्ण जो चित्रण है वो भी देखने को मिलता है। संवाद भी उपन्यास का क्या है, एक महत्वपूर्ण हमारे पास तत्व है। संवाद क्या करता है, पात्रों के स्वभाव, विचार तथा मानसिक स्थिति को स्पष्ट करने का कार्य करता है। प्रभावशाली संवाद उपन्यास को क्या करता है, जीवंत बनाता है।
इसके अतिरिक्त देश काल और वातावरण भी क्या करते हैं, एक आवश्यक तत्व होते हैं। उपन्यास जिस समय और समाज पर आधारित होता है उसके वातावरण कथा को क्या करते हैं, वास्तविकता प्रदान करते हैं। भाषा शैली भी उपन्यास की एक आत्मा मानी जाती है। भाषा सरल हो, स्पष्ट हो तथा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। हिंदी उपन्यास की प्रमुख विशेषताओं में है यथार्थवाद, सामाजिकता, रोचकता तथा मानव जीवन का जो व्यापक चित्रण है वो भी इसमें प्रमुखता रखाता है। हिंदी उपन्यास जो है उसमें समाज की देखिए जो समस्या है, जिसमें दहेज प्रथा, गरीबी उन्मूलन हो गया, शोषण है, सस्ती समानता है, पारिवारिक जो संघर्ष है, इन सभी को प्रभावी ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। निर्मला, दिव्या तथा आपका बंटी जैसे उपन्यासों ने बेसिकली जो समाज में यथार्थ है और साथ ही साथ मानवीय संवेदना है, ठीक है, उनको यहाँ पर सुंदर चित्र मिलता है। इस प्रकार कह सकते हैं उपन्यास के जो तत्व है वो उससे प्रभावशाली बनाते हैं और उसकी विशेषताएं जो क्या करती है उस साहित्य को जो महत्वपूर्ण विधा है उसके रूप में स्थापित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर हमने वो बता दिया। तो अभी तक अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए अभी तक हेल्पफुल बना तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निर्मला उपन्यास की जो समस्या है वो प्रधानता का हमारे पास विवेचन करने बोला गया। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले। तो प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार माने जाते हैं। उनके उपन्यासों ने सामाजिक जो यथार्थ है और जो जनजीवन की समस्या है इसका एक सजीव चित्रण मिलता है। निर्मला ये जो है एक समस्या प्रधान हमारे पास उपन्यास है जिसमें तत्कालीन जो हमारा भारतीय समाज है इसकी जो बहुत सारी कुरीति है और जो विषमता उसको बहुत ही मार्मिक ढंग से ये प्रस्तुत करता है। यह जो उपन्यास है विशेष रूप से दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, स्त्री की जो असहाय स्थिति है तथा पारिवारिक जो अविश्वास है जैसे कई समस्याओं को ये उजागर करने का कार्य करता है। उपन्यास की जो मुख्य समस्या है वो है दहेज प्रथा। निर्मला एक सुसज्जित और जो सुंदर युवती है जिसका विवाह पहले क्या होता है एक युवक से होता है, लेकिन दहेज के कारण यह जो संबंध है वो टूट जाता है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी जो माँ विवश होकर क्या करती है, उसका जो विवाह एक अधेड़ उम्र से जो इसका नाम होता है मुंशी तोताराम उससे कर देती है। इस प्रकार प्रेमचंद दिखाया कि दहेज प्रथा जो किस प्रकार एक युवती का जो जीवन है उसको दुख और पीड़ा से भर देता है। उपन्यास में अनमेल विवाह की जो समस्या है वो भी प्रमुख रूप से दिखाई देती है। निर्मला और तोताराम की आयु में अत्यधिक अंतर होने के कारण उनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें स्वाभाविक जो प्रेम है और जो सामंजस्य है वो नहीं बन पाता है। यही समानता आगे चल के क्या होता है, इसमें पारिवारिक तनाव देखे जाते हैं और दुख का कारण बनता है। तोताराम अपने ही पुत्र जो मनसाराम और निर्मला के संबंध पर संदेह करता है। यह संदेह क्या करता है, परिवार को धीरे धीरे बेसिकली विनाश की ओर आगे ले जाता है हमारे पास। ठीक है, प्रेमचंद ने स्त्री की जो सामाजिक स्थिति है उसका भी एक अत्यंत हमारे पास संवेदनशील चित्रण करने का कार्य किया। निर्मला एक अत्यंत आदर्श भारतीय नारी है जो हर परिस्थिति को सहन करती है, लेकिन उसे जीवन में सुख नहीं मिलता। उसके त्याग, सहनशीलता और पीड़ा के माध्यम से लेखक ने उस समय के देखिए जो स्त्रियों की मनोदशा या जो व्यवस्था है उसको उजागर करने का कार्य किया। उपन्यास में पारिवारिक जो असंतोष है या अविश्वास है और संदेह की जो समस्या है यह भी महत्वपूर्ण रही है। तोताराम का जो शक है वो मनसाराम की मृत्यु का कारण बनता है बेसिकली, और अंततः परिवार जो है उसका वो टूट जाता है। लेकिन ये संदेश दिया कि जो संदेह है वो परिवार और जो संबंध है उनको नष्ट कर देता है। इस प्रकार निर्मला जो है केवल एक पारिवारिक कथा नहीं बल्कि जो तत्कालीन समाज की समस्या है उसका एक दर्पण भी हमारे पास है। प्रेमचंद ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए समाज को सुधारने का बेसिकली प्रयास किया, और यही कारण है कि निर्मला जो है हिंदी कहानी का हमारे पास है एक श्रेष्ठ समस्या प्रधान जो उपन्यास है वो माना गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है, निर्मला में दहेज प्रथा तथा अनमेल जो विवाह है इसकी समस्या पर आपको प्रकाश डालना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं आपको। तो प्रेमचंद द्वारा रचित निर्मला हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध ही सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास में लेखक ने हमारे भारतीय समाज की जो अनेक कुरीति है उसका यथार्थ चित्रण किया। विशेष रूप से दहेज प्रथा तथा अनमोल जो विवाह इसकी समस्या को अत्यंत ही मानवीय ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। प्रेमचंद दिखाया कि यह जो हमारी सामाजिक बुराई है वो किस प्रकार एक स्त्री के जीवन को दुख, पीड़ा और त्रासदी से भर देती है। उपन्यास के मुख्य पात्र है निर्मला, एक सुंदर, सुशील और शिक्षित युवती माफ करिएगा। उसका विवाह एक योग से लड़के से होता है लेकिन टूट जाता है दहेज की समस्या कारण। निर्मला के पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसके आर्थिक घर में आर्थिक संकट आ जाता है। वर पक्ष अधिक दहेज की मांग करता है, उसके जो निर्मला की माँ से पूर्ण नहीं कर पाती, इसलिए विवश होकर निर्मला का जो विवाह एक उम्रदाज विधुर मुंशी जो रहता है जैसे तोताराम से कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रेमचंद ने स्पष्ट किया कि दहेज प्रथा केवल आर्थिक शोषण ही नहीं बल्कि मानव जीवन को देखिए जो खुशी होती है उसको नष्ट करने वाला एक हमारे पास सामाजिक बुराई होता है। ठीक है, उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या भी अत्यंत जो गंभीर रूप से दिखाई देती है। निर्मला और तोताराम की आयु में बहुत अधिक अंतर है। जहाँ निर्मला युवक और भावुक है वहीं पर तोताराम अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। इस असमानता कारण दोनों के बीच जो स्वाभाविक जो प्रेम है वो उत्पन्न नहीं हो पाता। तोताराम अपने पुत्र मनसाराम और निर्मला के जो संबंध है उसको संदेह स्थापित करता है। उसका एक शक पूरे परिवार के विनाश का कारण बन जाता है। प्रेमचंद ने यह भी दिखाया
कि अनमेल विवाह जो है केवल पति पत्नी के जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार को तनाव, अविश्वास और जो दुख है वो पैदा कर देता है। निर्मला जैसी निर्दोष स्त्री को जीवन भर इस मानसिक कष्ट से सहना पड़ता है। वो अपने कर्तव्य पालन करती है, फिर भी उसे जो सुख है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। इस प्रकार निर्मला में दहेज प्रथा और हमारे पास अनमेल विवाह की समस्या का जो अत्यंत यथार्थ और संवेदनशील चित्रण किया गया। प्रेमचंद ने सामाजिक कुरीतियों पर कठोर प्रहार करते हुए समाज को जागरूक बनाने का प्रयास किया। यह उपन्यास आज भी हमारे समाज के लिए क्या एक महत्वपूर्ण संदेश देने कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में। निर्मला के देखिए जो प्रमुख पात्र है, ठीक है, उनका आपको चरित्र चित्रण करने बोला गया। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। तो प्रेमचंद का द्वारा रचित जो निर्मला है एक प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है, जिसमें लेखक ने समाज की जो कुरीति है और साथ ही साथ जो पारिवारिक समस्या है उनका एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास में अत्यंत जीवंत, सामाजिक, स्वाभाविक और यथार्थवादी है। प्रत्येक जो पात्र है अपने स्वभाव और परिस्थितियों के माध्यम से क्या होते हैं, समाज में किसी न किसी प्रकार की जो समस्या है उसको उजागर करने का कार्य करता है। उपन्यास की प्रमुख जो पात्र है वह है निर्मला। वह सुंदर है, सुशील है, सहनशील है और आदर्श भारतीय नारी प्रतीक है। लेकिन अभी हमने कहानी पढ़ा है, लेकिन वो भी क्या होता है, जो एक दहेज प्रथा और अनमेल विवाह भेंट चढ़ जाता है। उसका पति, जिनका नाम है मुंशी तोताराम, वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। वो अपनी पत्नी की जो भी उत्तरदायित्व है वो सभी पालन करती है, लेकिन फिर भी उसे जीवन में शांति नहीं मिल पाती है। निर्मला त्याग, धैर्य और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। उसके चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद ने उस समय की जो स्त्रियों की व्यवस्था है उसको बताया है। मुंशी तोताराम एक दूसरा पात्र है। वे पेशे से वकील है और स्वभाव से सरल व्यक्ति है, लेकिन अत्यंत ही यहाँ पर संदेशशील व्यक्ति है वो। निर्मला उससे अपने पुत्र मनसाराम के संबंध को शक करके वो अपने परिवार का क्या करता है, जो सुख है वो नष्ट कर देता है। उसका चरित्र ये दिखाता है कि संदेह और असुरक्षा की जो भावना है वो परिवार को क्या करता है, विनाश की ओर ले जाता है। फिर अगला है मनसाराम। तोताराम का सबसे बड़ा बेटा है। वह विनम्र है, बुद्धिमान है और साथ ही साथ संवेदनशील युवक है। निर्मला के प्रति उसके मन में सम्मान और स्नेह है, लेकिन तोताराम उसके चरित्र पर क्या करता है, संदेह मतलब डाउट रखता है। पिता के व्यवहार से आहत होकर मनसाराम क्या करता है, मानसिक रूप से टूट जाता है और उसका जो मृत्यु हो जाता है हमारे पास है। और उसका जो चित्र है वो उपन्यास को हमारे पास है अत्यंत एक करुणादायक बना देता है। रुक्मणी का चरित्र भी उल्लेखनीय है। वो तोताराम की बहन है और घर में जो कलह तथा ईर्ष्या का जो वातावरण है वो उत्पन्न करती है, मतलब घर की कह कही है, सिंपल भाषा में बोला जाए। उसके माध्यम से लेखक ने पारिवारिक जो कटुता और जो सांकीर्ण जो मानसिकता उसको चित्रित किया है। इस प्रकार निर्मला के देखिए सभी जो पात्र है वो जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए। प्रेमचंद इनके माध्यम से सामाजिक कुरीति, पारिवारिक तनाव तथा मानवीय जो कमजोरी है उनको अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रण किया है। यही कारण है कि इस उपन्यास के पात्र जो है हमारे पास हिंदी साहित्य में आज भी अमर जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन छठा नंबर। दिव्या उपन्यास में नारी चेतना का जो स्वरूप है वो स्पष्ट करने बोला गया है। तो चलिए बताते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको। तो यशपाल जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख प्रगतिशील उपन्यासकारों में से गिने जाते हैं। उनके उपन्यासों में बेसिकली सामाजिक यथार्थ, मानव संघर्ष और नारी स्वतंत्रता का व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। दिव्या के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक उपन्यास है, जिसमें लेखक ने नारी जीवन की समस्या है, उसकी स्वतंत्रता और आकांक्षाएं, पुरुष प्रधान समाज के विरोध को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इस उपन्यास में नारी चेतना जो स्वरूप है वो अत्यंत ही सशक्त और जागरूक हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा हमारे पास है कि उपन्यास की जो प्रमुख पात्र है वो है दिव्या। एक स्वाभिमानी, संवेदनशील और स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है। वह केवल परंपराओं और सामाजिक बंधन में बंधकर अपना जो जीवन है वो व्यतीत नहीं करना चाहती। समाज उसे बार बार कमजोर बनाने का प्रयास करता है, लेकिन वो हर परिस्थिति में अपना जो अस्तित्व है और अपने सम्मान की हमेशा रक्षा करती है। ठीक है, दिव्या का चरित्र उस नारी का प्रतीक है जो अपनी इच्छा, अधिकार और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक है। उपन्यास में यशपाल ने दिखाया कि प्राचीन समाज में स्त्रियां को पुरुषों की अपेक्षा निम्न माना जाता था। उन्हें केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था और उनके जीवन पर पुरुषों का नियंत्रण हमेशा रहता था। दिव्या इसी मानसिकता का विरोध करती थी और अपने जीवन के निर्णय को स्वयं लेना चाहती थी और किसी प्रकार की जो दास्ता चली आ रही है उसको स्वीकार नहीं करती थी। यही उसकी नारी चेतना की सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। दिव्या का जो जीवन है वो संघर्ष से भरा हुआ है। उसे अपमान, पीड़ा, सामाजिक जो असमानता है इन सभी का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ती है। उसके चित्र में साहस है, आत्मविश्वास है, विद्रोह की भावना दिखाई देती है। यशपाल इसी माध्यम से यह संदेश देता है कि स्त्री जो है केवल घर की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली से मानव होती है। उपन्यास में नारी चेतना केवल व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उससे तो सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक समानता और मानवीय जो गरिमा है उससे भी जुड़ा हुआ है। लेखक ने स्त्री पुरुष समानता का समर्थन जो है करते हुए बेसिकली जो रूढ़िवादी और जो सामाजिक अन्याय उसका विरोध भी किया। इस प्रकार दिव्या में जो नारी चेतना का जो स्वरूप है वो अत्यंत ही प्रगतिशील दिखता है, जागरूक दिखता है और विद्रोही रूप से यहाँ प्रस्तुत हुआ। यशपाल ने इसी उपन्यास के माध्यम से स्त्री के जो स्वतंत्रता है, पहचान है और उसके अधिकारों की आवश्यकता है इसको प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास सातवां है कि दिव्या की कथा वस्तु
एवं जो उद्देश्य है हमारे पास इस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो यशपाल द्वारा जी लिखा गया हमारे पास कहानी। तो यशपाल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास में प्राचीन भारतीय समाज की जो पृष्ठभूमि के माध्यम से मानवीय जीवन, सामाजिक विषमता, नारी संघर्ष, स्वतंत्रता की भावना सभी का चित्रण किया गया। लेखक ने ऐतिहासिक वातावरण का सहारा लेकर आधुनिक समाज की जो हमारे पास समस्याएं और जो मानवीय संवेदना है उनको प्रभावशाली ढंग से उन्होंने प्रस्तुत करने का कार्य किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे पास है दिव्या, जो एक उच्च कुल में जन्मी सुंदर और प्रतिभाशाली युवती है। परिस्थितियों के कारण उसका जो जीवन है अनेक संघर्ष और कठिनाइयों से भर उठा है हमारे पास। उसे समाज में अपमान, शोषण तथा असमानता का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वो दासी बनती है तो कभी नर्तकी के रूप में जीवन व्यतीत करती है। उसके जीवन में प्रेम, पीड़ा, संघर्ष, आत्मसम्मान का भी भावना जो है वो निरंतर हमारे पास बना रहता है। दिव्या हर परिस्थिति में अपना जो अस्तित्व है और जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करने का हर संभव वो प्रयास करने कार्य करती है। ठीक है, फिर अगला बताया, उपन्यास में अनेक पात्र और घटनाएं जो तत्कालीन हमारे समाज की वास्तविकता को सामने लेकर आता है। लेखक ने राजसत्ता, धर्म, सामाजिक रूढ़िवादी और वर्ग भेद का चित्रण करते हुए यह दिखाया कि समाज में स्त्रियों की जो निम्न जो वर्ग है उसको किस प्रकार दबाया जाता है। कथा वस्तु रोचक, गतिशील और भावनात्मक है, जो पाठक को क्या करता है अंतिम समय तक बांधे रखता है। उपन्यास का प्रमुख जो केंद्र है वो नारी स्वतंत्रता है, साथ ही साथ मानव समानता का संदेश देना है। यशपाल ने स्त्री को केवल भोग विलास की वस्तु मानने वाली मानसिकता का विरोध किया। दिव्या का जो चरित्र इसी बात का प्रतीक भी है, और वो स्त्री भी स्वतंत्र व्यक्तित्व, आत्मसम्मान जो है वो बनाए रखने वाली महिला हमारे पास या मानव है। लेखक ने सामाजिक जो अन्याय और रूढ़िवादी और जो शोषण के विरुद्ध हमारे आवाज उठाने का कार्य किया। इसके कहा जाए तो उपन्यास का उद्देश्य जो है समाज में व्याप्त जो वर्ग भेद है और जो असमानता उसको उजागर करना भी होता है। लेखक ने दिखाया कि यह सत्ता और धन के प्रभाव में मानवता और जो नैतिकता वो कमजोर पड़ जाती है। साथ ही उन्होंने प्रेम, स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा इन सभी के महत्व को भी रेखांकित किया। इस प्रकार कहा जाए तो दिव्या जो है केवल ऐतिहासिक कथा नहीं है बल्कि हमारे पास सामाजिक चेतना और जो मानव संघर्ष है उसका एक सशक्त उपन्यास है हमारे पास। यशपाल ने बेसिकली इसके माध्यम से समाज को एक गतिशील हमारे पास और प्रगतिशील जो प्रेरणा है वो देने का कार्य किया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे बच्चों को पूछा जाए पेपर में, तो इस क्वेश्चन में आपका बंटी में बाल जो मनोविज्ञान है उसका आपको चित्रण करने बोला गया। तो चलिए बताते हैं। मन्नू भंडारी द्वारा हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार है, उनका उपन्यास जो है आपका बंटी में आधुनिक पारिवारिक जीवन, पति पत्नी के संबंध तथा टूटते परिवार का एक अत्यंत ही मार्मिक जो चित्रण है वो प्रस्तुत किया गया। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है कि बाल जो है मनोविज्ञान का सजीव और यथार्थ चित्रण किया गया। लेखक ने बंटी नामक बालक के माध्यम ये दिखाया कि माता पिता के आपसी संघर्ष और जो तलाक है उसका बच्चों के मन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है ये बताया गया। उपन्यास का जो मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर जो है वो है बंटी, एक मासूम, संवेदनशील और भावुक बालक है। वो अपने माता पिता सुकून और अजय दोनों से बहुत प्रेम करता है। ठीक है, प्रारंभ में इसका जीवन सामान्य सुखद होता है, लेकिन माता पिता के बीच बढ़ते तनाव के कारण और अलगाव से उसका जो मानसिक संतुलन है वो प्रभावित होने लगता है। वो समझ नहीं पाता है कि जिन माता पिता को वो समान रूप से चाहता है वो एक दूसरे को दूर क्यों रह रहे। माता पिता के तलाक के बाद बंटी के मन में अकेलापन, सुरक्षा और असुरक्षा और उपेक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो स्वयं को असहाय महसूस करता है। कभी वो माँ के पास रहना चाहता है, कभी वो पिता के पास जो जाने की इच्छा वो व्यक्त करता है। उनके मन में हमारे पे बताया हुआ है कि उसके मन में लगातार जो द्वंद्व है वो बना रहता है। लेखिका ने बाल मन की इस उलझन और पीड़ा को ही अत्यंत स्वाभाविक ढंग से बेसिकली प्रस्तुत किया है। फिर बंटी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वह जिद्दी, चिड़चिड़ा और जो अंतर्मुखी हो जाता है। उसके भीतर विद्रोह और गुस्से की भावना पैदा होती है। वो चाहती है कि उसका परिवार फिर से एक जैसा हो जाए, लेकिन परिस्थितियां से निराश हो जाता है। बंटी की मानसिक पीड़ा यह दर्शाती है कि परिवार के टूटने का सबसे अधिक जो दुष्प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ता है। मन्नू भंडारी जी ने इसी उपन्यास में अपने बाल मनोविज्ञान का एक अत्यंत ही सूक्ष्म और जो संवेदनशील चित्र है वो प्रस्तुत किया। उन्हें यह स्पष्ट किया कि बच्चे केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि माता पिता का प्रेम हो गया, उनकी सुरक्षा हो गया, परिवेश में वैसे रहना चाहते हैं। जब परिवार टूटता है तो बच्चे मानसिक रूप से क्या होते हैं, अस्थिर हो जाते हैं और साथ ही साथ अकेले हो जाते हैं। इस प्रकार आपका बंटी जो है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी जो हमारा यहाँ पर उपन्यास है। बंटी के माध्यम से बेसिक लेखक ने आधुनिक जो परिवार बिगड़ने की समस्या और उसके जो विचार होते हैं या जो उसके बच्चों पर पड़ने वाले जो प्रभाव उसको प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग खुद बनाइएगा कि आपका बंटी में पारिवारिक जो विघटन है इसकी समस्या का विवेचन करने बोला गया। और 10वां क्वेश्चन है मन्नू भंडारी की एवं प्रेमचंद की जो उपन्यास कला इसकी विशेषताओं का तुलना करना है आपको। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन रहा जो आपसे बच्चों पेपर में पूछा जाएगा, जो हमने आपको इस वीडियो में करवा दिए। तो आपसे बच्चे आराम से पढ़िए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।